जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो साथियों, ये आपके इकोनॉमिक्स का वीडियो होगा जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जैसे कि आप जान रहे हैं, रियल नॉलेज वर्ल्ड जो है आप सभी के लिए एक पेड कोर्स लॉन्च की है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको 7909089503 पर क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे वहाँ से आपको जो है रिप्लाई दिया जाएगा और फी जो है मात्र आपका 299 है। आप 299 देकर जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नौ मल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नौ मल्थुसियन सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रोजगार, गरीबी, संसाधन की कमी या आय? तो नौ मल्थुसियन जो आपके सिद्धांत हैं ये आपके संसाधन की कमी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नौ मल्थुसियन सिद्धांत जो है संसाधन की कमी से संबंधित है। थॉमस रॉबर्ट माल्थन ने आपका 1978 में अपने लेख में खदानों की सीमित आपूर्ति को जानकीय आर्थिक विकास के अवरोध के रूप में प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, रॉबर्ट माल्थस ने 1978 में अपने लेख में खदानों की सीमित आपूर्ति की जानकीय आर्थिक विकास के अवरोध के रूप में क्या किया था, ये प्रस्तुत आपके किए हुए थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? अस्थायी पूंजी का उपभोग, अंतिम उपभोग का व्यय या मध्यवर्ती उपभोग या अस्थायी पूंजी? तो देखिए, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन अथवा जनसंपर्क पर किया गया जो खर्च होता है वह आपका मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपके मध्यवर्ती उपभोग का क्या होता है, आपका हिस्सा होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आ जाएगा। विज्ञापन तथा जनसंपर्क आदि जैसे अन्य विक्रय खर्चे मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा है, यानी आप मध्यवर्ती उपभोग में इसको शामिल कर सकते हैं। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न जो भिन्न आपके वस्तु होते हैं उनका उत्पादन किया जाए? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, बी मिश्रित, सी पूंजीवादी या डी पारंपरिक? तो किस प्रकार के जो है ना प्रणाली में सरकार ये फैसला आपका लेती है? तो ये आपके लेती है समाजवादी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। समाजवादी में जो है ये आपका निर्णय लिया जाता है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। जैसे यहाँ पे देखिएगा, शुम्पीटर के अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर केंद्रीय नियंत्रण होता है, जहाँ समाज की आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में न होकर सार्वजनिक क्षेत्र में आपका होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? पूंजीवादी व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था या अधिकार व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था? तो भारत में जो आपका योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है वह आपका समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था पद्धति पर आधारित है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों के योगदान का निर्धारण क्रमतः विभिन्न क्षेत्रों के बीच साधनों के वितरण के सामान्य सिद्धांतों को निश्चित कर और द्वितीय किसी क्षेत्र में विशेष प्रौद्योगिक चयन के सिद्धांतों के अनुसार ही आपका किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय बैंक जो है वह भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक आपका बना था? वह कौन सा ऐसा बैंक है जो भारतीय जो है यानी भारत में आपका 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला आपका पहला बैंक बना था? आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक या एसबीआई या पीएनबी? तो देखिए, आपका ये जो पहला आपका बैंक बना था वह आपका आईसीआईसी बैंक बना हुआ था ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका। देखिए, भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक आईसीआईसीआई बैंक जो है
आपका बना है। और साथ में आपको बता दें आईसीआईसीआई जो बैंक है वह निजी क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा जो है आपका व्यापारिक बैंक भी है। निम्नलिखित में किनसे क्रेडिट के निबंधन बनते हैं? निम्नलिखित में से किनसे क्रेडिट के निबंधन जो है आपके बनते हैं? व्यापार दर से, ठीक है, या संपार्श्विक से, या दस्तावेज की आवश्यकता से। तो देखिए क्रेडिट की अगर बात किया जाए निबंध की तो ब्याज दर से भी होता है और संपार्श्विक भी होता है और दस्तावेज की आवश्यकता से भी होता है। यानी कि यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा, केवल 1 2 3 नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी ये आपका तीनों हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। ब्याज दर जो आपका जो ब्याज जो दर होता है ना वह संपार्श्विक एवं दस्तावेज की आवश्यकता इत्यादि क्रेडिट के निबंध बनते हैं। साख या क्रेडिट वास्तव में एक दस्तावेज ही होता है, ठीक है, जिसमें ऋणदाता कर्जदार को पैसा, माल अथवा सेवाएं भविष्य में वादे के अनुसार वापस लौटाने के लिए देता है। यदि कोई देश उपभोक्ता, ठीक है, यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर कोई उत्पादन नहीं करता है तब क्या होगा? यदि कोई देश जो है उपभोक्ता जो है उन वस्तुओं को छोड़कर, जो उपभोक्ता जो लायक है उन वस्तुओं को छोड़कर कोई उत्पादन नहीं करता है तब वहाँ पे क्या होगा आपका? उसमें रहन सहन का जो दर्जा है सबसे ऊंचा होगा। उसमें यदि ज़्यादा नहीं हो तो उतनी ही मात्रा में जो है माल आपका होगा। वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। वह धीरे धीरे धनी बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। देखिए और कोई भी देश जो है उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो वह शीघ्र ही क्या हो जाएंगे, आपके गरीब बन जाएंगे। आपका शीघ्र ही गरीब बन जाएंगे क्योंकि विदेशी व्यापार जो है बिल्कुल ठप हो जाएगा, शीघ्र ही गरीब बन जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर कोई अन्य उत्पादन नहीं करता है तो वह शीघ्र ही क्या बन जाएंगे, गरीब बन जाएंगे। यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा क्योंकि उस देश में अन्य वस्तुओं का व्यापार न होने से आर्थिक संकट का दौर भी आपका आरंभ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? निम्नलिखित में आपको जो है आपको बताना है कौन आपके नए आर्थिक सुधारों का जो है आपका अंग नहीं है। आर्थिक जो सुधार है उनका अंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण या केंद्रीकरण। तो देखिए ये उदारीकरण जो है आपका ये आपके नए आर्थिक सुधार के अंग है। निजीकरण भी है, भूमंडलीकरण भी है, लेकिन आपका केंद्रीकरण जो है आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वर्ष 1991 में भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा था। अनेक अर्थशास्त्रियों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से अब तक भारत की अर्थव्यवस्था में यह सबसे गंभीर जो है आपके आर्थिक संकट था। नए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निम्न नीतियां अपनाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन था आपका, जैसे उदारीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण या निजीकरण भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका निजीकरण भी है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो केंद्रीकरण जो है आपके नए आर्थिक सुधार का जो है आपका अंग नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी? विश्वव्यापी जो है महान मंदी किस वर्ष आई थी? 1936 में, 1929 में, 1928 में या 1930 में? तो विश्वव्यापी जो है अगर बात किया जाए महान मंदी का जो है तो ये आपका आया था 1929 से। अलग अलग देशों में जो है अलग अलग हुआ है, लेकिन माना जाता है कि 1929 से ही जो है आपका विश्वव्यापी महान जो है मंदी की शुरुआत आपका हो गई थी। आपका विश्वव्यापी महान मंदी की अवधि जो है विभिन्न देशों के लिए अलग अलग है, परंतु अनुमानतः इसकी शुरुआत वर्ष 1929 से आपका ही मानी जाती है। यानी 1929 से ही माना जाता है कि इसकी शुरुआत आपका हो गया था। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती? किसी देश की राष्ट्रीय आय निर्धारण करने के लिए कौन सी ऐसी जो पद्धति है वह आपका प्रयोग में नहीं लाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए आय पद्धति, उत्पादन पद्धति या आगत पद्धति या निवेश पद्धति। तो देखिए निवेश पद्धति जो है किसी भी देश में ये आपका जो है प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। निवेश पद्धति आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद को तीन जो है आपका विभिन्न दृष्टिकोण से समझा जा और मापा भी जा सकता है। जैसे उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण, दूसरा आपका हो जाएगा व्यय दृष्टिकोण और तीसरा आपका हो जाएगा आय दृष्टिकोण। यानी कि सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है उनके तीन जो है आपके दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उसे माप भी सकते हैं।
पहला आपका उत्पादन अथवा मूल्य दृष्टि जो है आपका, यानी वृद्धि जो दृष्टिकोण है उनके द्वारा, दूसरा आपका व्यय दृष्टिकोण, और तीसरा आपका हो जाएगा आय दृष्टि। ये 3 आपका होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन जो है आपका निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? अवितरित लाभ, व्यय से अधिक लाभ, या शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान, या कंपनी के कुल लाभ। निम्नलिखित में कौन सा है जो है आपका निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो बचत क्षेत्र को दर्शाता कौन है? अवितरित लाभ दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अवितरित लाभ हो जाएगा यहाँ पे आपका। अवितरित लाभ निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत है। यह निजी या सरकारी स्वामित्व के फर्मों द्वारा अर्जित लाभ है जिसका वितरण उत्पादन के कारकों के बीच नहीं होता है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको जो है आपको शामिल नहीं किया जाता है? किराया को, मिश्रित आय को, या पेंशन को, या अवितरित लाभ को। तो जब भी आपकी आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वहाँ पे आपको पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। आप याद रखेंगे, पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। पेंशन शामिल नहीं होता है आपका। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किराया, मिश्रित आय, या अवितरित लाभ को शामिल किया जाता है, जबकि पेंशन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह आपके हस्तांतरण क्या आपका है, आपका ये आपका आय होता है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय जो है आपका क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के धन का मूल्य होता है। तो राष्ट्रीय आय जो है किसी एक देश में जो है ना, किसी एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के धन का आपका क्या होता है? मूल्य होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और अगला देख लिया जाए, यह 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का 10 तथा सेवाओं का धन मूल्य है। तो ये आपका नहीं, यहाँ पे आपका राष्ट्रीय आय जो है ये आपका हो जाएगा, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं या सेवाओं का जो है आपका धन मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मैट्रिक जो है आपका मूल्य होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी उस देश की प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर प्रतिवर्ष कुछ भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसमें सेवाएं भी शामिल होती है। इसी के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय भी हम कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका होता है बाजार मूल्य, ये आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा? निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाई कुल जनसंख्या, या कुल जनसंख्या बाई आपका राष्ट्रीय आय, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाई कुल जनसंख्या, या राष्ट्रीय आय बाई क्या हो जाएगा आपका कुल जनसंख्या। यहाँ पे आपका जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, कुल जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति अगर आय बात करें तो राष्ट्रीय आय बट्टा हो जाएगा आपका कुल जनसंख्या हो जाएगा। कुल जनसंख्या यहाँ पे आप जनसंख्या कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बट्टा जो है आपका कुल जनसंख्या, ये निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आपका आय। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत जो आपका प्रयोज्य जो आपकी आय है उनसे आपको क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत आय प्लस अनुदान, व्यक्तिगत आय माइनस अनुदान, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। तो देखिए, अगर व्यक्तिगत प्रयोज्य की अगर हम चर्चा करते हैं तो वहाँ पे होता है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष आपका कर। ठीक है, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष आपका कर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका। देखिए, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर होता है क्या आपका? व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ठीक है, वह आय जो एक व्यक्ति के पास सरकार द्वारा उसकी आय तथा संपत्ति पर लगाए जाने वाले सभी करों को घटाने के बाद जो बचती है वह आपका प्रयोज्य जो है आपका आय कहलाती है। तो जो भी जो आपके जो आय होता है और संपत्ति पर जो भी आपके आय लगाए जाते हैं उन सभी करों को घटाने के बाद आपका जो भी आपका बचत होता है वह आपका प्रयोज्य आय कहलाती है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होती है, व्यक्तिगत जो आपका प्रयोज्य आय होती है वह क्या होती है आपका? सादा व्यक्तिगत आय के बराबर
सदा व्यक्तिगत आय से अधिक या या व्यक्तिगत आय और अप्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर होती है, या व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें व्यक्तिगत प्रयोज्य की, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए, प्रयोज्य आय से अभिप्राय उस व्यक्तिगत आय से है जो व्यक्तियों या परिवारों द्वारा उपभोग पर व्यय की जा सकती है। व्यक्तिगत आय पूरे तौर पर उपभोग पर खर्च नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह आय कर देने से पहले ही होती है। इसलिए प्रयोज्य आय को जानने के लिए व्यक्तिगत आय से प्रत्यक्ष आय को अगर घटा दिया जाए तो वह निकल जाता है आपका। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके द्वारा, यानी किसके आधार पर की जा सकती है, किसके द्वारा की जाती है? तो देश की आर्थिक प्रगति का जो निर्धारण किसके आधार पर की जाती है? तो देश की जो आपकी आय होती है, आर्थिक प्रगति, वह आपके देश के प्रति व्यक्ति आय पर जो है आपका निर्भर करता है, यानी उनकी वृद्धि पर जो है आपका ये निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से आपका ये आपका निकाला जा सकता है। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर ही किया जा सकता है। विदेशों में काम कर रहे भारतीय की आय है। विदेशों में काम कर रहे भारतीय की आय है भारत की घरेलू आय का अंश, विदेशों से अर्जित आय का अंश, भारत के निव्वल विदेशी उत्पाद का अंश, या भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अंश। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है, तो देखिए ये जो आपका आय होता है भारत के निव्वल देशीय उत्पाद का ही आपका अंश होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भारत के निव्वल देशीय उत्पाद का ये आपका अंश होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है देशीय उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त कारक, आय विदेशों की दी गई कारक, यानी आय जो विदेश से आपको प्राप्त होता है वह आपका आय, और विदेशों से दी गई कारक आय के अंतर को विदेशों से निव्वल आय का जो है विवरण बोलते हैं। यानी ऐसे आय को हम क्या बोलते हैं, निव्वल कारक आय भी बोलते हैं। यानी अब सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, राष्ट्रीय उत्पाद प्लस देशीय उत्पाद और उसके बाद आपका जो विदेशों से जो निव्वल होता है ये आपके बराबर होते हैं, किनके, राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होते हैं आपका। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का जो स्तर होता है उनका आकलन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जाएगा? सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा, निव्वल राष्ट्रीय आय के द्वारा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, या प्रयोज्य निजी आय के द्वारा। अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर की आकलन क्या, तो हम उसको निकाल सकते हैं प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और ये आपका आज का जो है अंतिम क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स सभी को ये जो है एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी फ्रेंड्स एक साथ वीडियो को लाइक कर देंगे, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।